वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए मैं तरुण भरत चौधरी आज फिर से आप हमारे कार्यक्रम बात मध्यम वर्ग से जुड़ गए हैं। आज हमारे समक्ष पत्रकार जगत की एक जानी मानी हस्ती हरिशंकर जी पवार है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वॉइस ऑफ झाबुआ के माध्यम से उन्होंने विनोद जी के कहने पर इस आग्रह को स्वीकार करा। इस आग्रह को स्वीकार करा। हरिशंकर जी से मैं कुछ बोलना भी चाहता हूँ कि वो इस वार्तालाप को वैश्विक स्तर तक भी ले जाए, जिससे इस वैश्विक महामारी के बारे में भी हमारी जनता और दर्शकों को पता चल सके। हरिशंकर जी के बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चौथा संसार नव भारत राज्यसभा टेली को अपनी सेवाएं दी है। 3 दशक तक संपर्क संस्था में कार्य किया और कुछ विशेष बातें जो हरिशंकर जी के बारे में बताना चाहता हूँ। 1984 में दीपक चौरसिया जी के साथ महाविद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अपना मंच साझा कर चुके हैं। 1992 में ही संजय महर्षि और नंदिता दास जैसी हस्तियों के साथ दिल्ली में डॉक्यूमेंट्री निर्माण के समय कार्य किया है और अभी तक 17 अलग अलग विषयों पर अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुके हैं। और आज हरिशंकर जी के साथ में बैठकर ऐसा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज मेरी पत्रकारिता कहीं ना कहीं सार्थक हो गई है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और ऐसा लगना भी चाहिए इतनी बड़ी हस्ती के साथ बैठने के साथ। मैं हरिशंकर जी से चाहूंगा कि युवा पत्रकार और दर्शकों के लिए कुछ शब्द। वॉइस ऑफ झाबुआ के दर्शकों को मेरा नमस्ते। भाई तरुण चौधरी ने एक इनोवेटिव पत्रकारिता का मुजाहिरा किया है वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए, इस तरह के टॉक शो को शुरू करके, तो ये एक बेहतर शुरुआत है। हम कह सकते हैं कि ये झाबुआ जिले की इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता में एक नवोन्मेष है, एक अच्छा कदम है, तो इनके लिए इसके लिए इनको बधाई। ये कोरोना का संकट वैश्विक त्रासदी है, ये तो हम देख रहे हैं और जिस तरह से कोरोना आया है पूरे देश और दुनिया के लिए ये सबक भी दे रहा है। और सच पूछे तो अगर पूरी दुनिया का चौधरी अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान और भी तमाम जो यूरोपियन देश हैं, अगड़ी दुनिया के देश हैं, उन देशों ने जिस तरह से हथियार डाल दिए हैं कोरोना के सामने, वो कई किस्म की चेतावनियां दुनिया की बिरादरी को, इंसानी बिरादरी को दे रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो चुनौतियां आखिर हैं क्या। वो चुनौती ये है कि हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं। आप देखिए ना, झाबुआ कोरोना से बचा हुआ है। अब इसका विश्लेषण हम करें, झाबुआ क्यों बचा हुआ है और जो बेहतर जगह हैं। आप देख लीजिए कि इंदौर पूरे देश में स्वच्छता के मामले में और अपनी खास तौर की जीवन शैली के मामले में, पॉश इलाकों के मामले में, रईसी के मामले में, अपने उच्च स्तर के खान पान के मामले में इंदौर का बड़ा नाम है पूरे देश में। और इंदौर में तबाही मची हुई। ये क्या संकेत है? ये संकेत ये है कि जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं हमारी जीवन शैली के मुताबिक, वो खतरनाक है। आज के दौर की जितनी बीमारियां आप देख लें, वो किसकी उपज है? आज की हमारी जीवन शैली की उपज है। तो कोरोना का ये संकट हमें ये बता रहा है तरुण जी कि यदि हम अपने संस्कारों से कटे, अपनी पुरातन जीवन शैली से कटे, अपनी जड़ों से कटे, तो कोरोना का कोई तोड़, कोई इलाज नहीं। तो हमें ये मानना पड़ेगा। आप देख लीजिए, जो लोग मेहनत करते हैं, जो अपना कैलोरी बहुत अच्छे से बर्न कर लेते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, जो जीवट से भरे हुए हैं, जो संतोषी हैं, जो सादा जीवन जी रहे हैं, वो कोरोना से बचे हैं। दुनिया के तौर पर भी और देश के तौर पर भी आप देखिए, भारत तीसरी दुनिया का देश है। आप देख लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण, वहां बहुत तेजी से नहीं फैल रहा है, जबकि वहां संसाधन बहुत कम है। वहां उतनी सुविधाएं नहीं है जितने ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस और स्पेन और इटली में। और इटली
तो दुनिया का दूसरे नंबर का देश है जहां स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेहतर है, लेकिन वो कोरोना को बीट नहीं कर पाए, कोरोना को पीछे नहीं छोड़ पाए, बल्कि कोरोना उन पर हावी हो गया। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा मामला, ये पूरी बात जो है कुदरत की मर्जी पर है। कुदरत हमें सिखा रहा है कि यदि हमने खुद को नहीं बदला, खुद के दृष्टिकोण को नहीं बदला, अपने जीवन के अंदाज को नहीं बदला, जीवन शैली को नहीं बदला, तो फिर कोरोना से लड़ाई बहुत मुश्किल है। जी, जैसा कि शुरुआत में ही हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही हम बता चुके थे, ये कार्यक्रम को हम थोड़ा वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप कोरोना पे कुछ दो शब्द कहें, इस बताएं कि ये प्रकृति मूलक है या इसमें साजिश की भी कुछ बूंद दिखाई पड़ती है। देखिए, पूरी दुनिया का जो मीडिया है, जो स्वतंत्र वेबसाइट्स हैं, कुछ जो चैनल है वो, तो ये तमाम मीडिया के जो संस्थान हैं वो ये बता रहे हैं कि ये चीन के वुहान शहर में एक वायरोलॉजी की एक लैब है, और इस लैब में एक दुर्घटना के दौरान ये संक्रमण की शुरुआत हुई और ये कोरोना वायरस जो है वहाँ से लीक हो गया। अब सवाल ये है कि वो लीक हुआ, वास्तव में लीक हुआ, लीक किया गया, या ये दुर्घटना के रूप में हमारे सामने आया, ये मानव जनित है या प्रकृति जनित। आप बहुत संतोष के साथ, बहुत तयशुदा अंदाज में ये कुछ नहीं कह सकते, और इसलिए नहीं कह सकते कि चीन का जो निज़ाम है, वहाँ का जो राजनीतिक वातावरण है, वो बहुत संशय वाला है। वहाँ पर कुछ बहुत निश्चित तौर पर आप नहीं कह सकते। वहाँ पर फौलादी शिकंजा है, जिस तरह की वहाँ साम्यवादी सरकार है, जिस तरह की वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, और चीन का जो चरित्र है आज तक, वो पूरा चरित्र दोगलेपन से भरा रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो चीन कब क्या कहेगा और क्या करेगा, हम बिल्कुल कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो चीन ने, और अभी तो ये भी तय नहीं है कि वहाँ कितने हजार लोग मारे गए हैं, उन मारे गए लोगों का क्या हुआ। वहाँ बताया जा रहा है कि लाखों अभी तो सिम कार्ड गायब हैं, वहाँ के मोबाइल हैंडसेट बंद हैं, वो किसके हैं, कहाँ गए हैं। चीन ने क्या अभी तक कोई टीका इजाद कर लिया है या नहीं कर लिया है, या ये वायरस लीक होने से पहले उसने कोई इस तरह का टीका बना लिया था, या वो अपने पीपीटी बेचने के लिए, अपने जो कोरोना से लड़ाई की जो औजार हैं वो बेचने के लिए ये सारा जो है प्रक्रम उसने शुरू किया है, ये साजिश से शुरू की है, या फिर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बाकी देशों को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, जर्मनी को और अमेरिका को पछाड़ने के लिए उसने ये तमाम खेल खेले। वे हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अंदाज़ा ये ज़रूर हम लगा सकते हैं, जो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड चीन का रहा है, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ छाला है। तो ये तय है कि चीन कुछ भी कर सकता है, हम भरोसा नहीं कर सकते, पूरी दुनिया की बिरादरी नहीं कर सकती। अमेरिका भी बहुत एक विशेष तरह की जांच वो कर रहा है। दुनिया के और अगड़े देश हैं, उनके मन में भी बहुत मलाल है, बहुत शको शुभा है, बहुत रंजिश है इस बात को लेकर के कि चीन ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। यदि वो समय रहते पूरी दुनिया की बिरादरी को वो सचेत कर देता इस वायरस को लेकर के, तो शायद दुनिया में नुकसान बहुत कम होता। बहरहाल अभी जो वक्त है उसमें हमें अपने आप को तैयार करना है, हमारे देश की व्यवस्थाओं को मजबूत करना है, हमारे इंतजामात पुख्ता करने हैं, और एक समाज के तौर पे हमें बहुत सुदृढ़ तरीके से कोरोना का मुकाबला करना है। हरिशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत और दूसरे देशों के लिए इस समय परिस्थितियों का विश्लेषण आप करें, क्या लॉकडाउन इसका सही सॉल्यूशन होगा या नहीं? जिन परिस्थितियों में हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू किया गया, मुझे लगता है कि वो एकदम समीचीन फैसला था। मार्च के आखिरी हफ्ते में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, उस वक्त और कोई चारा मुझे लगता नहीं कि हमारे सामने कुछ था इस देश, हमारे समाज को बचाने के लिए, तो वो तो एकदम सही फैसला था। और ये खुशी की बात है कि हमारे देश में जनता ने बहुत आगे बढ़कर सरकार के इस निर्णय में अपनी भागीदारी की और एक सफल लॉकडाउन अब तक किया। और यही कारण है कि देखिए, बाकी देशों के मुकाबले जो हमारे यहाँ डबलिंग का रेट है वो करीब 9 दिनों में है। जो संक्रमित
मरीजों की संख्या है वो हर 9 दिन में दुगनी हो रही है। तो और जो मौत का आंकड़ा भी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये, और जिस तरह के विशेषज्ञ लोग ये कोरोना के बारे में भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि अभी हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और ये लंबे दौर तक चलने वाला एक संकट है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, और अगर किया गया तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था का और हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनकी आजीविका का क्या होगा। ग्रामीण दस्तकार हैं, खेतिहर मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, सीमांत और मंझोली किसान हैं, छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनका क्या होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लॉकडाउन हम बहुत समय तक अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको झेल नहीं सकते। तो हमें बीच का रास्ता हमें निकालना पड़ेगा कि हम जिए भी और अपनी जान भी बचाएं और पूरे जहान को भी बचा लें। तो वैसा कोई तरीका हमें निकालना पड़ेगा। बहरहाल जब लॉकडाउन खुले तब हमें एक समाज के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारियां क्या है? वो जिम्मेदारी है हम देह दूरी को मेंटेन करें। मैं सामाजिक दूरी नहीं कहूँगा, हमें शारीरिक दूरी को मेंटेन करना पड़ेगा। वो एक बहुत जबरदस्त हथियार है कोरोना को बीट करने का, कोरोना को हराने का। क्योंकि आप देख रहे हैं हवा में ये करीब 3 मीटर, 3-3.25 मीटर, 2.5 मीटर का सफर तय कर लेता है कोरोना का वायरस। और इसके अलावा ये बाकी सतहों पर अमूमन 12 से 14 घंटे जिंदा रहता है और तापमान का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इस पर। तो ऐसे में आप दूर रहकर एक दूसरे का ख्याल करके, नमस्ते करके और हमारे पुरातन जो अभिवादन के तौर तरीके हैं उनको अपनाकर, और आप देखिए मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, आप लौट जाएं ना 4 दशक पुराने अपने जीवन में लौट जाएं। तब हमारी आवागमन के साधन नहीं थे। आपको अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से मिलना होता था तो आप कैसे जाते थे? आप जाना टाल देते थे ना, साल भर नहीं जाते थे। चिट्ठी पत्री के माध्यम से आप बात कर लेते थे या तो पैदल जाते थे। तो आपको अपने पुराने जमाने में लौटना पड़ेगा। और तब जनसंख्या कम थी। तो एक ये भी बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और आपको देह दूरी भी आपको मेंटेन करना है, तो फिर तो आपको संयम तो अपनाना ही पड़ेगा। और अगर आप संयम अपना लिया आपने, और इसके अलावा अगर अपनी जो दैनिक आदतें हैं उनमें कुछ बदलाव कर लिए, आपने स्वच्छता का मंत्र जप लिया अच्छी तरह से, उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो मेरे ख्याल से इस चुनौती को बहुत अच्छे से निपटा जा सकता है। और एक बात और मैं रेखांकित करना चाहूँगा, और वो ये कि दुनिया में अगर कोरोना हारेगा तो वो हमारी आर्ष परंपराओं से, हमारे पुरातन जीवन शैली से, हमारे पारंपरिक मूल्यों से हारेगा। इसके बगैर कोई दूसरा विकल्प मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और आप देख लीजिए पिछले 40-42 दिनों में हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, हम पिज्ज़ा के बगैर रह सकते हैं, हम कोक के बगैर रह सकते हैं, हम मैगी के बगैर रह सकते हैं, हम कुरमुरों के बगैर रह सकते हैं, कुरकुरों के बगैर रह सकते हैं, हम तमाम उन चीज़ों के बगैर रह सकते हैं और बहुत आनंद से रह सकते हैं जो विलासिता की प्रतीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम साफ है कि आप अगर सादा जीवन जिएंगे तो आप कोरोना पर भारी पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि हरिशंकर जी ने लॉकडाउन के ऊपर बताया, कुछ बात रखी, सादा जीवन उच्च विचार वाली। अब मैं हरिशंकर जी से जानना चाहूँगा कि आर्थिक दृष्टिकोण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोरोना का जो आर्थिक प्रभाव है इस देश पर, उसको अभी हमने आकलन किया ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था। तो हम अभी तो और उन चीज़ों की तरफ की, आपके घर में दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें पर्याप्त हों, आपके पास सब्जियां आ जाएं, आपके पास दूध निरंतर आ जाए, आपके घर में जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयां आ जाएं, और लॉकडाउन कब खुलेगा, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी सोच रही है। लेकिन इसके आगे जाकर हमें सोचना पड़ेगा कि अगर ये लंबे समय की विभीषिका है, ये संकट थोड़े ज़्यादा वक्त का है, तो हम अपने देश की आर्थिकी को कैसे बचाएं।
तो लॉकडाउन तो हमें किश्तों में खोलना पड़ेगा, सीमित इलाकों में खोलना पड़ेगा। सरकार खोलेगी, सरकार भी समझ रही है, आवागमन भी सीमित तौर पर शुरू भी होगा। तब हमें तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि हमें अपनी आजीविका को बचाने के लिए अपने तौर पर सोचना पड़ेगा, कुछ विकल्प तैयार करना पड़ेंगे, हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें। और मैं जैसा कि जिक्र किया मैंने कि एक बहुत बड़े विचारक ने कहा कि हमें जैविक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, हमें अपने कुटीर उद्योगों की तरफ लौटना पड़ेगा। और देखिए ना, पहले के ज़माने में क्या था, गांव की ग्राम स्वराज की ओर लौटे हैं, तब आप देखेंगे कि गांव में सारी चीज़ें मिल जाती थी। आपको सिर्फ नमक के लिए बाहर जाना पड़ता था, तेल घानी, कच्ची घानी पर मिल जाता था, कपड़ा जुलाहे के यहाँ मिल जाता था, बाकी चीज़ें किसान के यहाँ मिल जाती थी। तो सारा कुछ था, सब्जियाँ, दालें, चावल, अनाज, सब कुछ था। और फिर हमारी जो ज़रूरतों की फहरिस्त थी वो भी बहुत लंबी नहीं थी। हमें तब कोक की, ठंडे पेय की, हमें और पिज़्ज़ा बर्गर की, हमें और मैगी की, हमें और चॉकलेट्स की, हमें डेयरी मिल्क की, हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। दूध, घी, मक्खन तो सब कुछ था हमारे पास। तो गांव स्वावलंबी था, गांव को दूसरों पर निर्भर रहना ही नहीं पड़ता था। और जब गांव दूसरों पर नहीं निर्भर रहेगा तो आपको दूसरे गांव, दूसरे शहर जाना ही क्यों है। औषधि की बात करें तो गांव में नाड़ी वैद्य थे जो आपकी नाड़ी पकड़ कर बता देते थे कि आपको कौन सा रोग है, और वो फिर आपकी घरेलू नुस्खों से, आपकी प्राकृतिक जीवन शैली से, आपकी आसपास पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से आपका इलाज करते थे। तो इसका मतलब है कि आपको गांव के विकास का मॉडल फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे यहाँ बाबा मामा बालेश्वर दयाल कहा करते थे कि अगर आपके गांव में सचमुच एक आर्थिक आज़ादी पैदा करनी है, गांव को मजबूत करना है, गांव को स्वावलंबी बनाना है, तो आपको हर घर में एक कुटीर उद्योग खड़ा करना पड़ेगा। तो तरुण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि देखिए बहुत हो गया। हम जो पश्चिम के विकास की अवधारणा की तरफ जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में हमारे लिए घातक है, आत्मघाती कदम है। हम बहुत खुश हो लें, हम ब्रांडेड कपड़े पहन लें, हम डीओ लगा लें, हम अपने बालों को रंगवा लें, हम ऑक्सम्बर की शर्ट पहन लें, रेबैन के चश्मे लगा लें, हम रेड चीफ के जूते पहन लें, हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहन लें। ये तमाम जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो जो विकास का मॉडल है, वो फिर कोरोना को पीले चावल रखेगा। अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने जो हमारे भारतीय आर्ष परंपराएं हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारी जो जीवन शैली है, उस तरफ जाना पड़ेगा। जैसा कि हरिशंकर जी ने बताया कि हमको हमारे जीवन शैली और विचार को वापस पारंपरिक तौर पर लाना ही पड़ेगा। मैं हरिशंकर जी से ये पूछना चाहूँगा, इस त्रासदी को देखते हुए सरकार को इसके लिए क्या इंतजाम करने चाहिए जिससे इस त्रासदी पर, इस घाव पर एक मरहम की तरह एक कार्य करे। देखिए, घाव पर मरहम लगाने में अब ये तो तय है कि जो झटका हमें लगा है बहुत बड़ा तो नहीं है, इससे उभरा जा सकता है। तो कृषि मजदूरों की ओर ध्यान दे, जो और हमारे देश में 85% कृषि मजदूर हैं और खेती पर जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो अब 85%। तो अगर 85% की तरफ आप ध्यान दें, उनकी समस्याओं को हल कर दें, उनकी जीवन शैली में झांक लें कि उनको किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और एक सरकार के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम लोग उससे उभर पाएंगे। और जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो धनपति लोग हैं, जिनके पास जीवन में अकूत दौलत है, संपत्ति है, उनको थोड़ा इस तरफ लाएं, उनके करीब लाएं। जो गरीब तबका है, उनकी सहायता के लिए उनको थोड़ा उन्मुख कर दें, उनको बड़ा मन करके इस तरफ भी थोड़ा झुका दें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जैसा कि आप और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि हमारी कार्यक्रम के आखिरी कड़ी में किसी एक शख्स का नाम बताना होता है, साझा करना होता है कि जो आकर अपने विचार यहाँ पर इस मंच पर रख सके। तो मैं भी चाहूँगा कि आप किसी एक व्यक्ति और एक शख्स का नाम बताएं जो आकर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार रखें। पेटलावद में तो बहुत विचारवान लोग हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, और काफ़ी आपके उसमें आ भी चुके हैं, अभी काफ़ी और लोग आ सकते हैं, आना चाहेंगे।
मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत अजीम शख्सियत हैं आकाश जी चौहान, अगर वो आएँ और अपने विचार साझा करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हरिशंकर जी ने आकाश जी का नाम सुझा है, तो मैं आकाश जी से निवेदन करता हूँ, वॉइस ऑफ झाबुआ भी आपसे निवेदन करता है आकाश जी, क्या आप इस कार्यक्रम की कड़ी में जुड़े और अपने विचार इस मंच से साझा करें और हमारे दर्शकों और नगर की जनता तक पहुंचाए। मैं इस कार्यक्रम और इस वार्तालाप को यही समाप्त करता हूँ। हरिशंकर जी का धन्यवाद देता हूँ, हमारे दर्शकों को आभार प्रकट करता हूँ और हरिशंकर जी का भी आभार प्रकट